morning students, welcome to class 10, the chapter number 3 of your history portion, the reclamation and struggle of the British India. In our last 3 classes related to this chapter, we studied about the Anglo-Maratha War, Anglo-Mysore War, Anglo-Sikh Wars, and in today's class we are going to continue this history in today's class we also are going to discuss the great first freedom fight called as the freedom fight of the 1857, also known as the first freedom fight of India. Students, हमने जो अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था EIC कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो इंग्लैंड में शुरू हुई। धीरे धीरे ये कंपनी वर्ल्ड के कई सारे देशों में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हुई और साथ ही इंडिया भी पहुंची। इंडिया में धीरे धीरे ट्रेडिंग से इसने अपने कह सकते हैं कि अपना सफर शुरू किया और बाद में इंडिया पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल अपना इस कंपनी ने एस्टेब्लिश किया। मराठास पावर को इन्होंने खत्म किया, साथ ही मैसूर और सिख पावर को भी हमेशा के लिए कंट्री के अंदर खत्म कर दिया। और साथ ही हमने बच्चों ये भी पढ़ा है कि किस तरह से ये ब्रिटिशर जो ट्रेडर बनकर इंडिया आए थे, कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो है इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन्होंने हमारी कंट्री को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और साथ में ही कल तक की क्लास में हमने बच्चों ये भी देखा इन लोगों ने ऐसी पॉलिसीज अप्लाई की, जैसे देखिए डिवाइड एंड रूल हमने पढ़ा, सब्सिडरी एलियंस हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो बहुत ही इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो करने वाला एक कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स था, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी जो एनेक्सेशन ऑफ द कह सकते हैं कि रियासत में बिलीव करता था। एनेक्स का मतलब छीन लेना, राज्यों को हड़पने की नीति को इसने फॉलो किया, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे रीजन बन गए थे कि जिसके कारण ये 1857 का रिवॉल्ट जो है वो पॉसिबल हो पाया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लास्ट 3 क्लासेस में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स बहुत ही गलत तरीके से और आपस में लोगों के अंदर फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो कर आपस में लोगों को लड़ाकर अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे। जबरदस्ती लोगों को हटाया जा रहा था और साथ में ही आपस की जो रंजिश थी, 2 रियासतों के राजाओं के बीच की नफरत का इन लोगों ने फायदा उठाया और इस तरह से ये प्लेटफॉर्म बन गया 1857 के रिवॉल्ट का, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ। देखो बच्चों, बेसिकली रिवॉल्ट का मतलब होता है क्रांति, और अगर इन सिंपल वे में हम कहें इट इज द डिमांड ऑफ सडन चेंज। मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर, देखिए रिवॉल्यूशन कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जब किसी कंट्री के लोग या किसी जो किंगडम है वहाँ के लोग जब डिससेटिस्फाइड होते हैं, मतलब जब सरकार से, राजा से खुश नहीं होते है ना, और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होते हैं, तो सडन चेंज की डिमांड होती है। अचानक से लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और अगेंस्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के या सिस्टम के और चेंज करने की मांग करते हैं। यही रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इन सिंपल वे में आप कह सकते हैं इट इज द डिमांड फॉर द सडन चेंज दैट इज कॉल्ड एट द रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब हम जो आज बच्चों 1857 का रिवॉल्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि देयर इज अ नो सडन कॉजेस ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। पहली चीज, इस रिवॉल्यूशन के पीछे कई सारे कारण थे, कई 100 सालों की। हमने ये पढ़ लिया था 1607 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुकी थी, सूरत के अंदर इस कंपनी ने अपना हब लगा लिया था, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक तो ये कंपनी यहाँ आ गई थी, और 19th सेंचुरी या 1857 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक आते आते इस कंपनी ने या ये कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर कई सारे कह सकते हैं कि अपनी खुद की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज या इंडियन हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियन जो काम करते थे उनको
साथ ही जो इंडियन पीसेंट थे पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया था, ठीक है। और हाई रेवेन्यू जो ये लोग कलेक्ट करते थे और उसके कारण जो हमारी कंट्री के जो फार्मर्स थे वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुकी थी। बहुत एक्सप्लोर किया इन्होंने हमारी जो कंट्रीज के जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज थी उनका, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि 1857 का जो रिवॉल्ट है, ब्रिटिश और यूरोपियन इसे अलग तरीके से देखते हैं और इंडियन जो है, इंडियन हिस्टोरियन जो है ना, इंडियन थिंकर जो है वो इस 1857 के रिवॉल्ट को अलग नजरिए से देखते हैं। अब क्या नजरिया है हम लोग जान लेते हैं, बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो आज का सब टॉपिक है इट इज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपकी इस चैप्टर में से 1857 का जो रिवॉल्ट है ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस पूरे टॉपिक पर आता है। कई बार आपसे पूरा इवेंट पूछ लिया जाएगा या फिर इसके रिजल्ट पूछ लिए जाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपको लाइन टू लाइन एक एक चीज को समझना है, क्योंकि पूरा एक टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हाई वेटेज पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली चीज तो इस रिवॉल्ट को ब्रिटिशर्स ने कैसे समझा और हम लोगों ने कैसे समझा, ठीक है। तो ब्रिटिश एंड द यूरोपियन हिस्टोरियन कॉल्ड दिस स्ट्रगल एज द सिपाही यूनिटी एंड द रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स और द मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियन थिंकर्स थे, उनके लिए ये जो 1857 का इंडिया का स्ट्रगल था, फ्रीडम फाइट माना गया। इस फ्रीडम फाइट को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, सिपाही म्यूटिनी। मतलब सिपाही म्यूटिनी का मतलब सैनिक विद्रोह। तो कहने का मतलब अंग्रेजों के नजरिए में ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। जगह जगह पर सैनिक विद्रोह कर रहे थे, ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट में थे और इसको इन लोगों ने सिपाही म्यूटिनी माना। सेकंड थिंग, द रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट। दूसरा जो ब्रिटिशर्स मानते हैं कि ये 1857 का रिवॉल्ट जो है ये हम कह सकते हैं कि रिएक्शन था एरिस्टोक्रेट सेक्शन का। अब ये एरिस्टोक्रेट कौन थे, सामंत, जमींदार और जागीरदार। सिंपल सा क्लास 8 में भी बच्चों बहुत डिटेल के अंदर 1857 का रिवॉल्ट आ चुका है, जहां हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे रूलर्स के या देसी रियासतों के कोर्ट के अंदर इंटरफेयर बढ़ने लगा, तो ये जो सामंत होते थे, ये जो जागीरदार होते थे, पहले क्या होता था कि अलग अलग विलेज जो थे वो इन एरिस्टोक्रेट को दिए जाते थे, जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा ये रूलर को या किंग को देते थे, बाकी सारा पैसा जो रेवेन्यू से आता था वो इन लोगों के पास रहता था, जिसके कारण धीरे धीरे ये एरिस्टोक्रेट जो थे वो बहुत ही प्रॉस्परस हो गए, बहुत पैसा आ गया इन लोगों के पास में, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया, इन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। आप लोगों ने देखा बच्चों कि बक्सर वॉर के बाद में जो 1764 के बाद से अगर हम बात करें तो मद्रास, उड़ीसा और इसके अलावा बंगाल, बाद में आप लोगों ने मराठा भी पढ़ा है, बैंगलो मराठा बोर्ड, तो महाराष्ट्र है, मैसूर वाला रीजन है, पंजाब और लाहौर वाला रीजन है। धीरे धीरे पूरा इंडिया पर इनका कंट्रोल हो गया और जब इनका इंडिया पे कंट्रोल हो गया तो इन्होंने इन एरिस्टोक्रेट से इनकी ये पावर छीन ली है कि अब ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे। पहले जो लगान वसूली ये जमींदार करते थे या ये जो सामंत करते थे, अब इनके हाथ में से इनका ये अधिकार निकल गया। दूसरा क्या था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इन एरिस्टोक्रेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी रॉयल कोर्ट के अंदर, मतलब राजा के दरबार में इनकी बहुत पूछ हुआ करती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, इन्होंने इंडिया में लैंड रिफॉर्म के नाम पर सारी जमीन से या किसानों की जमीन से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो इन लोगों ने डायरेक्ट खुद कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एरिस्टोक्रेट्स के पावर खत्म कर दिए गए। इसीलिए 1857 के रिवॉल्ट को यूरोपियन और ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है वो रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट की नजरिए से देखते हैं। मतलब ये फ्रीडम
कोई फ्रीडम फाइट नहीं था, ये तो सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब मुसलमानों का या मुस्लिम षड्यंत्र इन्होंने माना। अब ऐसा क्यों माना, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो सोल्जर्स थे, वो सीधा दिल्ली गए। दिल्ली में इन्होंने लास्ट मुगल रूलर जो था बहादुर शाह जफर सेकंड, उसको इन्होंने इंडिया का एम्पायर अनाउंस किया, और इसी चीज को नजरिए में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी के नाम से का नाम दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों पहला जो आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स के व्यू में 1857 का रिवॉल्ट क्या था, तो इट वाज द सिपॉही म्यूटिनी, सेकंड रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट, थर्ड मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। अब हम बात करते हैं कि इंडियंस के व्यू में भारतीय लोग इस स्ट्रगल को किस नजरिए से देखते थे। तो सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आ गए थे 1607 तक, ठीक है, और तब से लेकर अब तक कभी किसी ने भी इस लेवल पर, नेशनल लेवल पर रिवॉल्ट नहीं किया, मतलब कभी भारतीय आगे नहीं आए, इंडियंस आगे नहीं आए अपोज करने के लिए, अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए। और ये पहला मौका था कि कई सारे लोग जगह जगह पर, बड़ी बड़ी रियासतों के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स को हम लोग कह सकते हैं कि अपोज कर रहे थे और रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसीलिए हमारी कंट्री या हमारे इंडियन हिस्टोरियन जो है वो इसे इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं। भारत का पहला आजादी के लिए लड़ा गया ये बैटल था। हालांकि ये बैटल जो है, ये जो स्ट्रगल 1857 का रहा, ये अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारी कंट्री का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल माना गया, आजादी की पहली लड़ाई मानी गई। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियन कॉल्ड एज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्टोरियन जो है वो इस स्ट्रगल को इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जो आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर बहुत ही ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे। बाद में ये लंदन चले गए और वहां से इन्होंने अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा इंटरनेशनल लेवल पर, और साथ में ये पहले इंडियन माने जाते हैं जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइट कहा था, आजादी की लड़ाई मानने वाला पहला हिस्टोरियन माना जाता है डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। हम लोग इस चैप्टर में दामोदर सावरकर के पूरी लाइफ के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या था? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने स्ट्रगल ऑफ 1857 को क्या कहा, तो दे कॉल्ड दिस स्ट्रगल एज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनकी बुक का नाम पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिशर्स के नजरिए में क्या था और इंडियंस के नजरिए में क्या था। अब हम आ जाते हैं रीजंस की तरफ। रीजन ऑफ द फ्रीडम फाइट 1857, क्या कारण रहे इस रिवॉल्यूशन के, इस स्ट्रगल के। तो देखिए बच्चों, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, और अगर हम बेसिकली इन रीजंस को डिवाइड करें तो 4 पार्ट में हम इनके 1857 के रिवॉल्ट को पढ़ते हैं। पहला जो रीजन था वो था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब एक एक रीजन, वैसे आप ये अपनी प्रीवियस क्लास में 1857 का रिवॉल्ट 8th और 9th दोनों क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो ये सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण इंडियंस जो थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए थे, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए थे और चाह रहे थे कि इस स्ट्रगल को आगे से आगे तक बढ़ाया जाए। तो इकोनॉमिक रीजन की हम बात करें तो सबसे पहला देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई, इससे पहले तक पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सबसे प्रॉस्परस इंडस्ट्रीज मानी जाती थी। पूरी दुनिया के अंदर इंडियन क्लॉथ हाई रेट पर बिकता था, सबसे
महंगा बिकता था, क्योंकि पहली चीज तो ये कि हैंडमेड होता था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट आइटम जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे अपनी नक्काशी के लिए, अपने हैंडमेड वर्क के कारण। हाथों से बनता था, इसमें बहुत ही बारीक काम होता था, इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केट में सबसे महंगा बिकने वाला हैंडीक्राफ्ट आइटम होता था इंडिया। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल जो है वो पूरे वर्ल्ड में अगर बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इनकम बहुत अच्छी थी, खूब पैसा कमा रहे थे इंडिया के जो ये टेक्सटाइल और आर्टिशियन जो थे वो। ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, या सिंपल सा कहते हैं जब वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो इसका सबसे बुरा इफेक्ट ये था कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बाकी देशों के अंदर अपनी कॉलोनीज ढूंढने में लग गई। कॉलोनीज मतलब बड़े बड़े मार्केट ढूंढने लग गए ये लोग, जहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री के माल को बेच सके। अब ये ध्यान दीजिएगा बच्चों की एक चीज जो हाथ से बनती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो महंगी होगी, और दूसरी तरफ वही चीज मशीन से जब बनती है तो उसमें मेहनत कम लगती है, कुछ ही समय में बहुत सारे सामान बनता है, सरप्लस में प्रोडक्शन होता है। तो इस सरप्लस प्रोडक्शन को ब्रिटिशर्स ने इंडिया बेचना शुरू किया, सस्ती दर पर अच्छा सामान भारत के अंदर मिलने लग गया। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जहां पर इंडिया के अंदर ये कॉटन प्रोडक्शन होता था, अब मार्केट में बना बनाया इंग्लैंड से माल आने लगा, और सस्ता होने के कारण लोग इंडियन टेक्सटाइल की जगह पर इंग्लैंड से आने वाले कपड़े को खरीदने लगे, क्योंकि वो सस्ता था। ठीक है। और जिसके कारण धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया से जो माल ब्रिटेन जाता था, इंग्लैंड जाता था, उस टेक्सटाइल के कमोडिटीज पर या उस माल पर इन लोगों ने हाई टैक्स इंपोर्ट कर दिया या हाई टैक्स वसूल करना शुरू किया, जिससे इंग्लैंड में भारत से जो सामान जाता था वो और महंगा हो गया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। साथ में ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भी इंडियन टेक्सटाइल या भारतीय कपड़े को खरीदने पर रोक लगा दी। तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के बाजार में भारत का कपड़ा, भारत का जो इंडिया से जो फर्नीचर या जो हैंडीक्राफ्ट आइटम जाते थे वो बिकना बंद हो गए। तो ये तो रहे इकोनॉमिक रीजन। दूसरा, ब्रिटिश इंडिया या EIC कंपनी जो भारत आई, सारे लोग ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, सैलरी भारत के खजाने से जा रही थी इन लोगों की। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि काम करने वाले कौन है? ब्रिटिशर्स। सैलरी कहाँ से जा रही है? इंडिया के खजाने से जा रही है, इंडियन ट्रेजर से जा रही है। तो ये जो सैलरी के रूप में जो पैसा था वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा था? ये लोग इंग्लैंड भेज रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से इंडिया की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। तो ये तो थे इकोनॉमिक रीजन। दूसरा है एनेक्सेशन और पॉलिसी ऑफ द डच। अगर आपको ये नाम याद आया हो तो हमने एंग्लो सिख वॉर पढ़ा, हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा, यहाँ हमने डलहौजी का नाम पढ़ा था। डलहौजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन के आया था। ठीक है। तो ये गवर्नर था और इसकी जो पॉलिसी थी वो थी एनेक्सेशन पॉलिसी, राज्य हड़पने की नीति। कैसे राज्यों को, देसी रियासतों को छीना जाए और ब्रिटिश एम्पायर में या ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर दिया जाए। आपने देखा होगा पंजाब और लाहौर वाला रीजन जो है इन्होंने सिखों से छीना था, धमकी दी थी। आप लोगों को अगर कल की क्लास लास्ट याद हो तो मैंने बताया था कि लाहौर या सतलज रिवर के ईस्टर्न पार्ट पर इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, और साथ में ये वार्निंग दी थी कि जो कोई इस पार्ट पर अटैक करेगा हम लोग आर्मी के साथ उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डलहौजी जो है इसने इसकी जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, राज्य को हड़पने की जो नीति थी, इसके चलते इसने भारत की कई सारी देसी रियासतों को अपने ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर दिया था। ठीक है। आगे चलते हैं ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द एम्पायर एक्सटेंशन। अब देखिए एम्पायर एक्सटेंशन की अगर बात करें तो आपको मराठा, एंग्लो मराठा वॉर याद आना चाहिए, आपको एंग्लो मैसूर वॉर याद आना चाहिए। मराठास जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो मराठास सबसे ज्यादा पावरफुल थे और ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि अपने किंगडम को या अपने किंगडम को जो है साउथ की तरफ एक्सटेंड करें। सबसे बड़ी मुसीबत थी महाराष्ट्र या मराठा पावर। तो इस तरह से ये जो एम्पायर को एक्सटेंशन करना था, इनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था,
ये भी कारण बना जिसके कारण कई सारी देसी रियासतों के राजा, वहाँ के एरिस्टोक्रेट, वहाँ के सोल्जर्स जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे, नफरत करने लगे थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, आगे हम लोग बात करें सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री कॉजेस। अब यहाँ पर सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन और मिलिट्री कॉजेस की बात करें तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोशल कॉजेस के अंदर कहा जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने कई सारा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एंटी सिख पॉलिसी जो थी वेलेस्ली और डलहौजी ने अप्लाई की थी। सिखों के धार्मिक या रिलीजियस जो हम कह सकते हैं सेंटिमेंट्स थे उसके अगेंस्ट में जाकर इन्होंने कई सारी पॉलिसीज बनाई, धार्मिक भावनाओं को लोगों के चोट पहुंचाई, सोसाइटी के अंदर कई सारे चेंज किए। कुछ चेंज अच्छे थे लेकिन कुछ चेंज जो थे वो इंडियन सोसाइटी के लिए खतरा बनकर आगे आए। ठीक है, अगला देखें रिलीजियस कॉजेस, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई इन्होंने, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण बच्चों कल हमने क्लास में देखा था एंटी सिख पॉलिसी। लंबे बाल, मतलब आर्मी में या सोल्जर, जो आर्मी में सोल्जर्स होंगे वो बाल लंबे नहीं कर सकते, दाढ़ी मूंछ नहीं रख सकते, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते। हाथ में कड़ा कौन पहनता है? सिख जो होते हैं वो। लंबे बाल कौन रखेगा? जो सिख होंगे वो। दाढ़ी और मूंछ, अगर हम दाढ़ी की बात करें तो देखिए मुस्लिम रिलीजन के अंदर रखते हैं लोग। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में जाके पॉलिसीज बनाना शुरू किया। ठीक है, कई सारे फेस्टिवल्स थे जो ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिए, और भी कई सारी पॉलिसीज थी जो एंटी रिलीजियस पॉलिसीज थी, हिंदुओं की, मुस्लिम्स की, सिखों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में इन्होंने काम किया। ठीक है, फिर मिलिट्री कॉजेस की अगर बच्चों हम बात करें तो आपको याद होगा कि जो अमृतसर की जो हमने कल लाहौर ट्रीटी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने आर्मी के अंदर सिख जो थे उनके उन सोल्जर्स को धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर दिया। साथ में ऐसा कहते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट का सबसे बड़ा कारण था वो थे एनफील्ड राइफल। 1857 से पहले तक इंडिया के अंदर जो सोल्जर्स थे उनको ब्राउन बेस राइफल दी जाती थी। ठीक है, और ब्राउन बेस राइफल के साथ जो सोल्जर्स थे वो सूटेबल भी थे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कोई इशू नहीं था। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया कि ये जो एनफील्ड राइफल थी इसके अंदर जो कार्टेज रखे जाते थे, जो कारतूस इसमें भरा जाता था, ऐसी अफवाह फैलाई गई कि इस कार्टेज के ऊपर जो फैट है, जो चर्बी है, वो गाय और सूअर की चर्बी है। ठीक है, तो जब मिलिट्री के अंदर या यह कह सकते हैं कि जब आर्मी में लोगों को ये पता चला कि एनफील्ड राइफल जो है उसके अंदर जो कार्टेज यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर तो काऊ और पिग की जो है वो फैट लगी है, तो सोल्जर्स ने इस तरह की कार्टेज को और एनफील्ड राइफल का यूज करने से मना कर दिया। अब देखिए काऊ फैट और अगर हम पिग फैट की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि काऊ जो है वो हिंदू रिलीजन में बहुत ही कह सकते हैं कि पवित्र या बहुत ही प्योर होली एनिमल माना जाता है। और वही अगर हम पिग की बात करें तो मुस्लिम रिलीजन में इसको मतलब पाबंद है, ये मतलब पाबंदी है, इसका नाम लेना भी पाप माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वे आर्मी के अंदर वे सोल्जर्स जो हिंदू थे और जो मुस्लिम्स थे उनके लिए तो ये बहुत ही रिलीजियस कह सकते हैं कि फैक्ट हो गया कि धर्म से जुड़ी हुई भावना हो गई। कैसे आप गाय और सूअर की चर्बी लगा कार्टूस जो है अपने दांतों से आप उसको फैट को हटाओगे, तो ये मिलिट्री रीजन थे। इसके अलावा भी कई सारी चीजें थी। अगर हम पे स्कीम की बात करें तो 6 to 7 रुपीज जो है वो इंडियन सोल्जर्स को दिए जाते थे आर्मी में, जबकि ब्रिटिश सोल्जर्स जो है उनको 60 to 70 रुपीज दिए जाते थे जो आर्मी के अंदर सोल्जर्स होते थे। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में कितना बड़ा गैप था सैलरी को लेकर। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो खाना जो मिलता था वो इंडियंस के लिए बहुत ही घटिया क्वालिटी का आता था, जबकि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का था। आर्मी के अंदर ब्रिटिशर्स को ज्यादा रेस्पेक्ट से देखा जाता था, जबकि इंडियन सोल्जर्स को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कुछ ये ऐसे मिलिट्री कॉजेस थे जिसके कारण ये वॉर जो है, बैटल जो है वो हुआ। तो हम लोग बात कर चुके हैं इस रीजन की जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ये रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ। तो अब इसकी कुछ डेटे हैं वो ध्यान रखनी है। पूरा
ठीक है। 29 मार्च 1857 एडी जगह थी बैरकपुर कैंटोनमेंट या बैरकपुर कैंट। Soldiers refused to use fat potted cartridge and soldier named Mangal Pandey killed Britishers and Britishers dismissed the 34th BNI regiment। अब यहाँ पर आप लोग समझिए इस चीज को, 1857 का रिवॉल्ट जो है इसके लिए एक डेट फिक्स की गई थी, ठीक है, 31 मई। क्या डेट थी? 31 मई को ये रिवॉल्ट होना था पूरे इंडिया के अंदर एक साथ, लेकिन 2 महीने पहले शुरू हो गया। कारण क्या था? 29 मार्च की बात है, बैरकपुर कंटेनमेंट के अंदर जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो एनफील्ड राइफल का और उसके अंदर जो कार्टेज यूज हो रही है उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे, ये भी बैरकपुर कंटेनमेंट का ही एक सोल्जर था। इस मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी। बदले में इसे और इसका साथ देने वाले सोल्जर्स को जो है वो इम्प्रिजन कर दिया, मतलब कैद कर दिया गया, बाद में इसको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। और साथ में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो बैरकपुर के अंदर जो रेजिमेंट लगी हुई थी उसका नाम था 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहाँ से हटा दिया गया और अजमेर भेज दिया गया, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1857 का रिवॉल्ट कब शुरू हुआ? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को भारत का पहला शहीद कहा जाता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला बंदा था जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये भी बच्चों ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो भारत का पहला शहीद किसे माना गया था? मंगल पांडे को माना गया। 29 मार्च को 1857 का रिवॉल्ट शुरू होता है। सोल्जर जो है आगे से आगे ये खबरें जो है भारत के अंदर जगह जगह पर पहुंचती है, जगह जगह पर जितने भी सोल्जर्स के जो रेजिमेंट थी या जो भी कंटेनमेंट थे वहां पर ये खबर पहुंचती है और लोग जो है वहां पर रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी मर्जी से। तो ये कह सकते हैं कि 1857 का पर्टिकुलर कोई एक लीडर नहीं था, ना ही कोई प्लानिंग थी, तो बिना प्लानिंग के चलने वाला ये रिवॉल्ट था। आगे देखते हैं 10 मई 1857। बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप डेट भी ध्यान रखनी है। 10 मई की बात है, जगह थी मेरठ, मेरठ जगह है, ठीक है। यहाँ पर 85 सोल्जर्स थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, कार्टेज का यूज नहीं करेंगे। रीजन सेम ही है, ये सडन रीजन है और ये जो हमने पढ़ा है ये कई 100 सालों का रिजल्ट था, ठीक है। लेकिन अचानक से जो है टाइम से पहले ये क्यों स्टार्ट हुई? तो उसका कारण था ये कार्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरठ के अंदर 10 मई को मेरठ के सोल्जर्स ने भी मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि वो इस कार्टेज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड 85 soldiers refused to use the fat-potted cartridge. Soldiers revolted and killed officers and marched toward the Delhi. यहाँ पर पहले तो सोल्जर्स ने मेरठ के कंटेनमेंट जोन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया। बाद में ये सारे सोल्जर्स को दिल्ली की तरफ मार्च करने के लिए चले गए, मतलब दिल्ली की तरफ चले गए। और 12 मई सोल्जर्स ऑक्यूपाइड दिल्ली और 12 मई को मतलब 2 दिन में ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर इन्होंने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया। एंड बहादुर शाह, बच्चों ये ध्यान में रखना कि 1857 के रिवॉल्ट के समय भारत का लास्ट मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह। पूरा नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। तो ऑक्युपाइड दिल्ली, बहादुर शाह वाज डिक्लेयर्ड एज द इंडियन एम्परर और वहां पर इन सोल्जर्स ने पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट, भारत का राजा, भारत का रूलर जो है वो अनाउंस कर दिया। वापस इसको भारत का राजा स्वीकार कर दिया, भारत का राजा मान लिया। रिवॉल्ट स्प्रेड टू द लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बिहार, बरेली एंड वाराणसी। धीरे धीरे ये रिवॉल्ट जो है कानपुर, लखनऊ, बिहार, वाराणसी, राजस्थान में भी फैला, ठीक है। और टू रीऑक्युपाई द दिल्ली, ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम द पंजाब। अब दिल्ली पर वापस कंट्रोल करने के लिए पंजाब से
शाह जफर थे, इनको रंगून की जेल में भेज दिया गया। रंगून आया हुआ है बर्मा के अंदर, वहां पर इसको जेल में भेज दिया गया। ऐसा कहते हैं बच्चों कि जब वे जेल में रहा, चारों तरफ काल कोठरी की तरह था, अंधेरा था, वहां पर इसे रखा गया, बहुत दुख दिए गए, भूखा प्यासा रहा, तड़पता रहा। आज भी इसने वहां दीवारों पर जो है कोयले से जो है इसने कई सारी शायरियां लिखी। आज भी वहां की रंगून की जेल में बहादुर शाह की जफर का जो कुछ लिखा हुआ था वो दीवारों पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जेल में डाल दिया गया। एंड हर्षल कौन था? ये भी ब्रिटिश कमांडर था। शॉट डाउन 2 sons and grandson of emperor, इसने बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और पोतों को गोली से उड़ा दिया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मुगल वंश जो है जिसकी शुरुआत हुमायूं ने की थी, खत्म हो गया उसका वंश पूरी तरह से। ठीक है, 4 जून 1857 लखनऊ की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू में अलग अलग जगह पर ये रिवोल्ट कैसे फैला, क्या क्या मेन इवेंट्स वहां हुए, वो सारा पढ़ेंगे। तो अब हमने पढ़ लिया बैरकपुर कंटेनमेंट, जहाँ से ये शुरू हुआ। बाद में हम आ गए मेरठ, मेरठ से हम चले गए थे दिल्ली, दिल्ली से हम कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ की तरफ। ठीक है, तो लखनऊ में जो रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है वो होती है 4 जून 1857 को। द सोल्जर्स सरेंडर द रेजिडेंसी, यहाँ पर जो रेजिडेंसी थी, रेजिडेंसी मतलब जहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे, उसको घेर लिया। एंड रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस डाइड, और यहाँ का जो रेजिडेंट था, ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ का रेजिडेंट कौन था? हेनरी लॉरेंस था, जिसको बाद में सोल्जर्स ने मार दिया। एंड हैवलॉक एंड ऑटम, ये भी कौन थे? ये ब्रिटिश ऑफिसर थे लखनऊ की। तो हैवलॉक एंड ऑटम मेड एफर्ट टू कंट्रोल ओवर लखनऊ। नवंबर 1857 सर कॉलिन कैंपबेल entered the city with the Gorkha regiment. March 1858 Britishers reoccupied Lucknow. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लखनऊ पर 4 जून 1857 को सोल्जर्स का कंट्रोल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हेनरी लॉरेंस जो था, जो यहाँ का रेजिडेंट था, उसको मार दिया गया है। और हैवलॉक और आउटरम, इन्होंने कोशिश की कि लखनऊ को रीऑक्युपाई करने, लेकिन नहीं कर पाए। नवंबर 1857 में कॉलिन कैंपबेल आया लखनऊ अपनी गोरखा रेजिमेंट के साथ। गोरखा रेजिमेंट में वो फौज है जिसके अंदर नेपाली सोल्जर्स होते हैं। ये जो नेपाली सोल्जर्स की जो रेजिमेंट थी उसको गोरखा रेजिमेंट कहा गया। ठीक है, और मार्च 1858 के अंदर लखनऊ पर भी ब्रिटिशर्स का वापस कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब लखनऊ से आगे कहाँ जा रहे हैं? कानपुर चल रहे हैं। तो 5 जून 1857 रिवॉल्ट कहाँ हुआ? कानपुर के अंदर हुआ। एंड द रिवॉल्यूशनरी कंट्रोल द सिटी डिक्लेयर्ड नाना साहब एज पेशवा। ये कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। 1857 में कानपुर से किसने लीड किया था, या कानपुर का लीडर कौन बना था? नाना साहब, है ना। तो 5 जून 1857 यहाँ के सोल्जर्स जो थे, इन्होंने भी कानपुर पर कंट्रोल कर लिया, कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया। और यहाँ पर जो नाना साहिब थे उनको वापस कानपुर का पेशवा बना दिया गया। लेकिन सर ह्यूज व्हीलर सराउंडेड ऑन 27 जून, surrendered at 27 June at तात्या टोपे फेवर्ड पेशवा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ह्यूज व्हीलर जो है यहाँ का ऑफिसर था, ब्रिटिश कमांडर था, जिसने सरेंडर कर दिया और 27 जून को इसने सरेंडर किया। ये जो तात्या टोपे है ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। असली नाम था आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम था? आत्माराम पांडुरंग। ब्रिटिशर्स काफी लंबे समय से तात्या टोपे का पीछा कर रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। ठीक है, ये जगह जगह भागता रहा। जब 1857 का रिवोल्ट कानपुर में हुआ तो ये कानपुर पहुंचा, वहां पर इसने नाना साहब को सपोर्ट किया। लेकिन बाद में जब कानपुर पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया तो ये यहाँ से भागकर कहाँ चला जाएगा?
झांसी चला जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की ये मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 दिसंबर 1857 कैंटोनमेंट reoccupied Kanpur and Tatya Bombay fled to the Jhansi। और इस तरह से कानपुर पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल कब हो जाता है 6 दिसंबर 1857 को, और तात्या टोपे कानपुर से कहाँ चले गए, झांसी चले गए। तो आगे बच्चों हम लोग और भी कई सारे इसके स्टेप में कई सारे और जगह पढ़ेंगे। झांसी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अभी 1857 के रिवॉल्ट का पूरा जो इवेंट है बाकी है। आज की क्लास में इतना ही। कल हम वापस मिलेंगे 1857 के रिवॉल्ट के साथ ही, जानेंगे कई सारी नई बातें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।